हेलो बच्चों, शुरू हो गया है ना? चलो ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग। आइए सब लोग, आ जाइए जल्दी जल्दी। आते तुम लोग बहुत जल्दी नहीं यार, बकैती करते हो सब लोग। पढ़ना लिखना नहीं होता है, कहोगे ये नहीं समझ में आएगा, वो नहीं समझ में आएगा। चलो ठीक है, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? हमारे इस चैनल और आपके इसी चैनल मिशन एक्सीलेंस एकेडमी इलाहाबाद में आपका हार्दिक स्वागत है। जो नए जुड़े हैं बच्चों, सब्सक्राइब कर दिया करो यार। देखिए, मैं न्यूमेरिकल आज आपको बताऊंगा, एनसीईआरटी से भी आज न्यूमेरिकल बताऊंगा, ठीक है? हाँ, आ जाइए सब लोग। गुड इवनिंग ऑल। चलिए, आज हम कमेंट भी देखते रहेंगे आप लोगों के कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। हमको रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। हम सवाल देखते हैं पहले। एक कुमार मित्तल की बुक से ये सवाल है, फिर एनसीईआरटी से भी मैं कराता हूँ। कहा कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। जो सवाल नंबर रहेगा वो अपना डाल लीजिएगा, जो भी हो। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो कि पानी की एक बूंद को, जो कि पानी या जल, पानी की एक बूंद को, पानी की एक बूंद को जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻5 सेंटीमीटर है और जिस पर एनसीईआरटी की बुक आप लोग खोल लीजिएगा अभी, ठीक है? तो मैं सवाल नंबर भी बता दूंगा और लिख भी दूंगा जिसके पास नहीं है। और जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, हवा में स्थिर लटका सके, हवा में स्थिर लटका सके, हवा में स्थिर लटका सके। यही क्वेश्चन है। करा कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, मतलब ई ज्ञात कीजिए, जो कि पानी की एक बूंद छोटी सी बूंद होगी, गोलाकार बूंद होगी, जिसकी त्रिज्या दी गई है 10⁻⁵ सेंटीमीटर है और जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, हवा में स्थिर लटका सके। तो देखिए, पहले हमको को क्या क्या फाइंड, पहले इसी में दिया भी है आपका संकेत में, यह दिया है कि जी बराबर दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जी का मान दिया है, और दिया गया है रो घनत्व 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर, ये दिया गया है आपका। और ई दिया गया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये दिया गया है पहले से, सवाल में ही है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो हमको दिया है वो लिखेंगे, जो हमको ज्ञात करना है वो लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है? बूंद की त्रिज्या दी गई है, क्यों आर दिया गया ना, बूंद की त्रिज्या दी गई है। सॉल्यूशन में आर बराबर दिया गया है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को चेंज कर दो मीटर में, तो 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा। होगा भाई, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻2 मीटर, ऋण 2 और ऋण 5 क्या बनेगा? ऋण 7। जी का मान आपको पता ही है, दिया है सवाल में ही।
रो दिया ही गया है 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति घन मीटर, घनत्व है रो, जल का घनत्व। ई दिया गया है 1.6 गुणे 10 पे घात 19 कूलाम, और यन दिया गया है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन दिया गया है। ये आपको दिए गए। तो देखिए यहाँ से कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या ज्ञात करनी है, ई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी का। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो पानी की एक बूंद जिसकी त्रिज्या इतनी सेंटीमीटर है और जिस पर 1 इलेक्ट्रॉन आवेश है हवा में स्थिर लटका सके। मतलब उस बूंद को हवा में हमको लटकाना है, तो बूंद को जब हवा में लटकेगी तो बूंद पर एक बल कार्य करेगा ना, एक बल नीचे की ओर कार्य करेगा, ठीक है। तो बूंद का जो बल होगा वो क्या होगा, QE, स्मॉल q, और E, कैपिटल E। और वो उसको संतुलन की अवस्था में रखना है, लटकाना है, बूंद को गिराना नहीं है। तो वो जो लटकना चाहिए वो बूंद के भार के बराबर होना चाहिए ना भाई, आवेश। और ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, क्यों, वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत अगर उसको संतुलन की अवस्था में रखना है हमको और हवा में लटकाना है उस बूंद को, तो उस बूंद पर संतुलन की अवस्था में उस बूंद पर लगने वाला जो वैद्युत बल है, वैद्युत बल क्या, F बराबर क्या होता है, Q इंटू E। तो वैद्युत बल F उस बूंद के भार, भार मतलब mg, तो उस बूंद के भार के क्या होगा, बराबर होना चाहिए, तभी लटकेगा, नहीं तो वो नीचे गिर जाएगा। समझ में आ गई बात। तो लिखेंगे हम कि संतुलन की अवस्था में, यहाँ लिखेंगे कि संतुलन की अवस्था में संतुलन की अवस्था में बूंद पर लगने वाला बल, बूंद पर लगने वाला वैद्युत बल F, बूंद पर लगने वाला वैद्युत बल F उसके भार mg के क्या होना चाहिए, बूंद के भार mg के बराबर होगा। F बूंद के भार, भार को क्या कहते हैं, mg के क्या होगा, बराबर होगा ना, तभी तो लटकेगा। अर्थात F बराबर क्या है, mg होता है, और वैद्युत बल F बराबर क्या होता है, Q इंटू E बराबर mg। F बराबर Q, वैद्युत बल F बराबर Q, ये mg है ही है। अब यहाँ से ये देखिए कि चूँकि Q बराबर होता है N इंटू E, होता है, Q बराबर N इंटू E होता है, और M बराबर द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। द्रव्यमान, M मतलब द्रव्यमान, आयतन मतलब V, घनत्व मतलब रो, और बूंद कैसा है, गोलाकार है, तो बूंद की आयतन क्या हो जाएगी, M बराबर 4/3 पाई r क्यूब, रो बेचारा था तो लिख दिया। तो m का मान हम ये लिखेंगे, q का मान हम ये लिखेंगे। तो q की जगह पर लिख दिए हम n इंटू ई, कैपिटल E, इक्वल m की जगह पर लिख दिए 4/3 पाई r क्यूब रो इंटू जी। m की जगह पर 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, जी की जगह पर। पूछ क्या रहा है, E, तो E बराबर 4 पाई r क्यूब रो इंटू जी अपान n इंटू E। 4 था, यहाँ 3 भी तो है, 3 लिख दो। अब सबकी वैल्यू को हम क्या कर दें, पुट करें।
ई बराबर 4, पाई की वैल्यू 3.14, आर क्या है 10 की घात ऋण 7 है, उसके ऊपर घात 3 है, रो क्या है 10 की घात 3 है, जी क्या है 10 है अपॉन ये 3 पहले से था, यन 1 इलेक्ट्रॉन दिया गया है, ई है 1.6 गुणे 10 पे घात ऋण 19, यही मिला। जब ये मिल गया तो इनको अब सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसको सॉल्व करते हैं। इधर वाला नोट कर लीजिएगा आप लोग वीडियो रोक के। क्यों, ये जो जो दिया है वही तो लिखे हैं हम, जो जो दिया है हम वही तो लिखे हैं, तो वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में अब इसी के आगे थोड़ा लिख देते हैं यहाँ, सब मान आपको पता है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 4 चौक 16 के 6, 4 चौक 16 के 6 से लगा 1, 4 1 के 4 और 1 5, फिर 4 तिहाई 12, ये 12.56 मिल गया, गुणे 10 पे घात 7 त्रिक 21, ये 10 3 है और 1 ये 4, तो 10 की घात ऋण 21 गुणे 10 के घात 4 गुणे 10 पे घात ऋण 19 था, ऊपर कर दो तो क्या हो जाएगा धन 19 बटे 16 तिया 48, 16 तिया 48 का मतलब 4.8, 2 अंक के बाद दशमलव अभी और थे तो इसको कर दो क्या, ई बराबर ये 1256 लिख दिए हम इसको, यहाँ पर 10 की घात ऋण 21 में से 19 को घटा दो, ऋण 21 में से 19 को घटाओगे तो क्या आएगा, ऋण 21 में से 19 को घटा दो तो 19 और 2 21, 2 और ये 2 इसको दे चुका है, ये 4 वाला इसको 2 दे दिया तो यहाँ 2 ही बचा ना, तो 2 और 2 4 बट्टे 4.8 था, तो 4.8 है तो यहाँ पर 4.8, 10 से ऊपर गुणा कर दो और 10 से नीचे तो 48 हो जाएगा। ई बराबर होगा 1256 गुणे 10 पे घात 5 बट्टे 48, हो गया इतना। नहीं समझ में आया, न समझ में आया तो फिर से बताएं इसको, नहीं समझ में आया 19 2 21, यहाँ 2 और 2 4 नहीं, सॉरी यहाँ गलत हो गया, थोड़ा सा यहाँ देखिए, यहाँ आपका हो जाएगा 19 2 21 -2 और ये 10 की घात -2, 1 मिनट बेटा, और आसान कर देते हैं हम, सीधे सीधे कर दो। ई बराबर 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो 10 की घात 2 से ऊपर 10 की घात 2 से नीचे गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा 1256 गुणे 10 पे घात 2 बटे 480 होगा भाई। 19 और 4 कितना हो जाएगा 23, 23 और 2 25, भाई ये आपका 10 की घात 2 ये था इंटू 10 की घात, अब क्या बचा अभी देखो 19 में 4 सबको जोड़ दो, अच्छा पहले 19 4 23, 19 और 4 23, 23 और 2 23 और 2 कितना हो जाएगा 25, 25 में से 21 को घटा दो तो क्या हो जाएगा 4, वही उधर भी आ रहा था लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ था। 19 और 2 21, 4 23, 21 4 25, 25 में से 21 को घटा दोगे तो 25 में से 21 को घटाओगे तो 4 और ये 480 मिल गया। अब इसी को हल करना है। अब आप कहेंगे कि अरे सर 4 कैसे आ गया, 4 नहीं आएगा, यहाँ 2 ही आएगा। क्यों 2 आएगा ये जानिए। अरे बेटा ये 2 को ख़त्म कर दिया है ना, ये वाला 2 ये दशमलव को ख़त्म कर दिया, तो 19 4 23 में से 21 घटाओगे तो 2 ही आएगा। अब हल कर देते हैं इसको, काटिए। जब इसको काटेंगे हम तो 1256 में 480 को भाग दे दो, पहले इसको काट देते हैं।
2 से 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 1 5, 2 अठे 16, फिर 2 दूनी 4, 2 चौक 8 0, फिर देखो फिर क्या 4 से कट जाएगा क्या? ये 6 2 8 8 16 कट सकता है 4 से। 4 1 के 4, 4 1 का 4 2 6, 4 1 का 4 2 6 22, 4 पंचे 20, 2 22, 4 सत्ते 28, और ये 4 छंग 24 60। 157 में 60 से भाग दे देते हैं। 157 में हम 60 से भाग दें, 60 से क्या 6 से 2, देखो 6 दूनी 12, 3 15 37, 6 6 के 36, 1 37, 0.12 ले जाओ 0 ले गए। फिर उसके बाद में 6 1 का 6, 4 10 0, 6 सत्ते 42 ना, तो 6 6 के 36, 6 6 के 36, 6 6 के 36 के 6 6 का 6, अब ये 6 हो गया। अब उसके बाद में 40 हो गया, 6 6 के 36, 36 4 40, फिर वही 6 6 6 6 जाएगा बार बार, तो ये आ गया 26.166, ये मिला। तो ये क्या हो जाएगा? ई बराबर मिलेगा क्या? 2.26.166 ये मिला, गुणे 10 पे घात 2, या ई बराबर 2 अंक के बाद दशमलव कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा 261.66 न्यूटन प्रति कूलम। 261.66 या 67 न्यूटन प्रति कूलम आपका आंसर आएगा। ये ज़रा बहुत ध्यान से करिएगा। क्लियर है? ये 10 की घात 2 से ये दशमलव ख़त्म हुआ है, ये 10 की घात 2 से ये दशमलव ख़त्म हुआ है, तो इससे अब मतलब ही नहीं है हमारा। अब 19 4 23 में से 21 घटाएंगे तो 2 ही आएगा। इसको ध्यान से फिर से कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। न्यूमेरिकल बड़ा ही आसान न्यूमेरिकल था, बहुत टफ नहीं था। ये समझने की बात थी कि भाई उसको बूंद को लटकाना है, लटकाने के लिए हमको यही करना पड़ेगा कि वैद्युत बल जो होगा वो उसके भार के क्या हो जाएगा? बराबर, तभी वो स्थायी संतुलन की अवस्था में रहेगा। चलिए आगे देखिए। सवाल ये है आपके एनसीईआरटी की कि किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप। हम अब क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, एनसीईआरटी की बुक की है, हम क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लिख देते हैं, उसी के हम न्यूमेरिकल करा देते हैं। न्यूमेरिकल इसका फार्मूला बस समझ लीजिएगा। कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे तो कर ही लेंगे। चलो देखते हैं। अरे बाप रे बाप, बड़ी गर्मी लग रही भाई। सवाल ये था कि किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8.0 गुणे 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। तो ज्ञात करना है हमको बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, और दूसरा भी इसका भी ज्ञात करना है यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है तो क्या आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो पहले हम ये जान लेते हैं
कि कहा है कि किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानीपूर्वक माप ली गई है और यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8.0 गुणे 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। तो बॉक्स के भीतर नेट आवेश, बॉक्स के भीतर हमको नेट आवेश निकालना है। पहले हम देखिए एक बॉक्स बना लेते हैं, उस बॉक्स को, ये आपका क्वेश्चन जो है वो 1.17 है एनसीईआरटी का। यहाँ क्वेश्चन 1.17 एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 1.17। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बताएंगे। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ये एनसीईआरटी बुक का है 1.17। तो सबसे पहले हम बनाते क्या है कि एक काला बॉक्स बना लेते हैं। चलो एक बॉक्स बना लें अगर हम, अरे ये क्या कर रहे हैं भाई, बॉक्स बनाओ बॉक्स। ये बॉक्स बना लिए हम। अब कहा कि इस बॉक्स के, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानीपूर्वक माप ली गई है। ठीक है, सावधानीपूर्वक जो माप ली जाएगी वो कैसे ली जाएगी बता रहे हैं। ये बॉक्स बन गया, इसका जो फाई दिया गया है, फाई दिया गया है वो दिया गया 8.0 गुणे 10⁻³ ये दिया गया है 8.0 गुणे 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये दिया गया है फाई का मान। और हमको नेट फ्लक्स, इसका ए ज्ञात करना है, नेट फ्लक्स पर नेट आवेश क्यू कितना है। यही कहा है कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, नेट आवेश क्यू है। हम जानते हैं एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है 8.85, 8.854, लेकिन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, केवल 8.85 लिखेंगे। तो 8.85 गुणे 10⁻12, 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये होता है एप्सिलॉन का मान। हम जानते हैं क्या कि गॉस के प्रमेय से या गॉस की परिभाषा से क्या होता है कि किसी बंद परिपथ के अंदर उसका आवेश 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो फाई बराबर Q/एप्सिलॉन0 या Q बराबर क्या होगा फाई एप्सिलॉन0। अब मान रख देते हैं हम, तो Q बराबर फाई का मान 8 गुणे 10⁻³ एप्सिलॉन का मान 8.85 गुणे 10⁻12। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, गुणा कर दीजिए। तो 8×5 = 40, 8×5 = 40 की 0 हासिल लगा 4, 8×8 = 64, 64 4 68 के 8 हासिल लगा 6, 8×8 = 64 और 6 70, मिल गया इतना। 2 अंक के बाद दशमलव, तो 70.80 गुणे 10⁻12 में से 3 को घटा दो तो -9, या यही लिख दो Q बराबर 7.08 गुणे 10⁻8 कूलाम। ये आ गया Q का मान, नेट आवेश। ठीक है, विद्युत फ्लक्स के अंतर्गत आपका क्या आ गया, ये गुजरने वाला नेट आवेश, यही पूछा था। सब लोग किताब में देख लीजिएगा कि काले बॉक्स में नेट आवेश क्या है, Q है। काले बॉक्स में जो है नेट आवेश, इस बॉक्स में नेट आवेश कितना है Q, जो 7.08 गुणे 10⁻−8 कूलाम बनेगा ये। अब B कह रहा है, B को बहुत ध्यान समझना है। B क्या कहा है, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है,
अच्छा, कह रहा है यदि बॉक्स के पृष्ठ से, इस बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहुर्मुखी फ्लक्स शून्य है, इसका जो बहुर्मुखी मतलब बाहर वाला पूरा जो फ्लक्स है वो क्या कर रहा है, शून्य हो, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं, ये हमको निकालना है। अच्छा, भाई ये कैसे निकल सकता है, ये तो हम निकाल ही नहीं सकते कि बॉक्स के अंदर का जो नेट फ्लक्स या जो हमारा बॉक्स के अंदर, यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि बॉक्स के अंदर नेट आवेश शून्य है, क्योंकि बॉक्स के अंदर का तो नेट आवेश इतना आ गया है ना, और ये कह रहा है कि निकाल सकते हैं, तो नहीं निकाल सकते। आप ये लिखेंगे कि हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि बॉक्स के अंदर का नेट आवेश शून्य है, क्योंकि इसका आवेश हमको 7.08 × 10⁻8 कूलाम मिल चुका है। क्लियर है? बस इतना लिखना है आपको, केवल बस राइटिंग में लिख देना है कि नहीं निकाल सकते हैं, बस ये लिखिएगा कि हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि बॉक्स के अंदर नेट आवेश शून्य है। यदि बॉक्स के बाहर की पृष्ठ से नेट आवेश शून्य है तो वो ऋणात्मक अथवा धनात्मक दोनों मान आने चाहिए, यानी ये वर्गमूल में आना चाहिए। जैसे कहा जाए कि इस पर हम मान लेते हैं +3 आवेश है, इस पर -3 आवेश है, अब इनका नेट आवेश जो होगा वो शून्य हो जाएगा। एक आवेश अंदर 3 है, बाहर -3 है, या बाहर 3 है, अंदर -3 है, तब उनका नेट आवेश शून्य होगा। 3 में से -3 को जोड़ देंगे तो शून्य हो जाएगा। लेकिन अब प्लस माइनस में तो ऋणात्मक अथवा धनात्मक मान तो आया नहीं कि +-7.08 आया हो। अगर +-7.08 आया होता तो तब इसका नेट आवेश शून्य होता। नेट मतलब होता है जोड़ना, दो आवेशों को जोड़ना। जैसे हम Q1 और Q2 का मान निकालें, ठीक, अगर मान लो इसका 3 आया, इसका -3 आया, तो इसका जो नेट आवेश निकलता है, अगर नेट आवेश निकालें हम तो क्या हो जाएगा, Q1 + Q2, टोटल Q बराबर, तो Q1 का मान 3 प्लस माइनस का -3, तब तो शून्य हो जाता। ये Q1, ये 3 - 3 मतलब ये है कि ये Q का मान जो आना चाहिए यहाँ प्लस माइनस में आता। अगर ये प्लस माइनस में आता तब इसका नेट मान शून्य हम कर सकते थे, लेकिन ये तो केवल एक मान आ रहा है ना। तो आप बस इतना लिखिएगा कि हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि बॉक्स के अंदर नेट आवेश शून्य है। यदि बॉक्स के बाहरी पृष्ठ पर भी यही मान ऋणात्मक होती, यदि बॉक्स के बाहरी पृष्ठ पर भी यही मान ऋणात्मक होती, तब इसका नेट आवेश शून्य हो सकता था, अन्यथा नेट आवेश शून्य नहीं होगा। बस इतना ही लिखना है। चलो देखो अगला सवाल। जैसे ये कहा गया, हाँ बेटा ठीक है, चलो फिर से समझा देंगे। अब क्या बताएं, इसमें न्यूमेरिकल में ऐसा एनसीईआरटी बड़ा अजीब अजीब लिखता भी है। जैसे इसी का अगला वाला कि 1.18 जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है 1.18, ये क्या है, एनसीईआरटी के बुक से देख लीजिएगा आप लोग। 1.18 गॉस के प्रमेय में है 1.18 न्यूमेरिकल। तो 1.18 वाले में देखिए कहा है कि चित्र में दर्शाइए, या चित्र में दर्शाए अनुसार, चित्र बना हुआ है, चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा गया है। चित्र बना हुआ है, ये सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। यहीं पर आवेश कहीं रखा गया है।
5 सेंटीमीटर की दूरी पर कहाँ है, तो ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा गया है, जो कि सबकी दूरियां क्या है 10 सेंटीमीटर हैं, ये भी 10 सेंटीमीटर हैं। कुछ ऐसे चित्र बना हुआ है। तो कहा है इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है, मतलब पूछ रहा है क्या फाई, इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। संकेत दिया है वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक मानिए, मतलब कि किनारे का एक फलक है, ये कोई घन था, कोई ये घन था, ये कोई घन का एक भाग है। ये घन में कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो 6 फलक में से केवल एक फलक लेना है हमको। तो जब 6 फलक में से केवल एक फलक लोगे तो सबसे पहले हमको दिया क्या क्या है, तो हम ये पूरा, अगर ये पूरा आपका Q था तो क्या हो जाएगा, ये Q/6 ही तो हो जाएगा ना, पूरे फलक का 6वां हिस्सा। क्यों, ये पूरा 6 फलक होते हैं इसमें। अब 6 फलकों में से केवल एक फलक को लेना है, तो एक फलक के लिए केवल आवेश का एक फलक लेना है। नहीं समझ पा रहे हैं, अरे भाई घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो पूरे घन का आवेश नहीं पूछा है, तो पूरे घन के एक फलक का आवेश पूछा है, या पूरे घन का निकाल के 6 से भाग दे दो। पूरे घन का आवेश निकालो फिर 6 से भाग दे दो तो एक फलक का निकल जाएगा। या फिर पहले ही कर लो ऐसे कि चित्र में तो एक फलक दिया है, घन में 6 फलक होते हैं, तो 6 फलकों का आवेश Q है, तो उसके एक फलक का आवेश क्या हो जाएगा, Q/6 हो जाएगा। क्लियर है ना। जैसे ये गोला है, एक गोले के हम 3 भाग कर दिए, एक गोले के 3 भाग कर दिए ना। अब किसी एक भाग या ऐसे इसको सैडेड कर दिए। अब कहा कि सैडेड पोर्शन बताइए, तो सैडेड पोर्शन क्या है आपका, सैडेड पोर्शन क्या है बताइए आप ही। पूरा आपका ये पूरा एक गोला था, अब इसमें कुल कितने भाग हो गए सैडेड पोर्शन के लिए, तो 1/1 भाग सैडेड है, 2 भाग उसका क्या है, खाली है। फिर से समझिए, ये गोला था, सैडेड पोर्शन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये आधा हो गया, एक गोले का ये आधा भाग है। अब ये एक गोले का सैडेड पोर्शन क्या है, 1/3 भाग है ना। 3 भाग थे, 3 भाग में 1 भाग सैडेड थे, ओके यही समझाना था। 6 फलक थे, एक फलक का पूछा है तो उसका 6वां हिस्सा पूछा है, तो 1/6 Q/6 कर दो, ठीक। या फिर लास्ट में 6 से पूरा सॉल्व करके लास्ट में 6 से भाग दे दो तो भी आ जाएगा आपका। तो देखो दिया गया कि 10 सेंटीमीटर भुजा के, तो पहले आवेश दिया गया है Q बराबर दे दिया है आपका 10 माइक्रो कूलाम। 10 माइक्रो कूलाम का मतलब 10 × 10⁻6 कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम, या इसी को लिख सकते हो 10⁻⁻5 कूलाम, ठीक। Q मिल गया आपका, और एप्सिलॉन मान का हमको पता ही है 8.854 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये होता है। पूछ क्या रहा है इसमें, वैद्युत फ्लक्स का परिमाण। वैद्युत फ्लक्स का परिमाण का मतलब क्या, फाई। अब आप फार्मूले में फाई इक्वल Q/ε0 होता है, फाई इक्वल Q/ε0। अब ये पूरे घन का पूरा हो गया, इसी Q में 6 से भाग दे दोगे तो इसके पूरे घन का एक फलक बन जाएगा ना, ये एक फलक बन गया ऊपर वाला, ये देखिए, ये देखिए एक फलक बन गया। नहीं भाग देना चाहते तो सॉल्व कर लीजिए, लास्ट में ये पूरा घन का मिलेगा वैद्युत फ्लक्स, तो उस घन के एक फलक में वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो हम ये पहले जानेंगे कि घन का जो
फलक होता है वो 6 होता है, 1 पूछा जा रहा है तो 6 से भाग देना पड़ेगा। क्लियर हो रही ना? तो यहाँ पर वही लिख दो, फाई इक्वल, हटा दो इसको, नहीं समझ में आया तो बाद में 6 से भाग दे देंगे। तो फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो फाई इक्वल क्यू का मान मिला है 10 की घात -5, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 गुणे 10 पे घात -12, ये मिल गया। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो फाई बराबर मिल जाएगा 10 की घात -5 गुणे 10 पे घात 12 बटे 8.854, या 8.855 ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं, या फाई बराबर ये पूरी वैल्यू होती है इसकी, 12 में से 5 घटाइए तो 10 की घात 7 बटे 8.854। अब इसका 10 से हम क्या करा दें, 1 2 3 दशमलव हटाने के लिए 10 की घात 3 से यानी 1000 से भाग 1000 से गुणा कर दिए, तो फाई बराबर मिल गया 10 की घात 10 बटे 8854, या फाई बराबर यहाँ पर अब हम कर देते हैं कितना, अगर हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा लिख दें, 10,000 लिख दें, अगर 10,000 तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 जीरो ले चुके हैं, 4 जीरो ले चुके हैं ना भाई, 4 जीरो इधर ले लिए तो बचा कितना आपका, ये 8854 था, ये 10 की घात कितना बचा 6 और ये 4 मिलके क्या हो जाएंगे 10, 8854। अब इसको आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये मिलेगा आपका कितना, कैलकुलेशन करने पर आपको मिलेगा ये 1 दशमलव, जब पूरा सॉल्व करेंगे इसको तो पहले सॉल्व करते हैं, 10,000 में 10 घात 6 से भाग दे दो, तो 10,000 में 10 की घात 6 से भाग देंगे, या फिर 8854 से भाग दोगे तो पहले 2 से काटोगे, फिर जो बचेगा फिर 2 से काटोगे, इतना आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। तो जब कैलकुलेशन आप करेंगे इसको तो आपका आएगा, हाँ बेटा ठीक है, समझते रहिए, कैलकुलेशन जब करेंगे हम किस में से भाग देंगे, 8854 से भाग देंगे तो आएगा 1.129 गुणे 10 पे घात क्या मिला है 6, ये भाग देने पर हो गया। अब फाई बराबर अगर हम इसको लिख दें 11.29 गुणे 10 पे घात क्या हो जाएगा, तब ये 5 हो जाएगा, 6 था 11.29, ये आपका मिला क्या, ये आपका क्या मिला, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये आपका मिला है पूरे घन पर वैद्युत फ्लक्स का मान, पूरे घन का वैद्युत फ्लक्स का मान मिला है। लेकिन वो कहा है कि एक फलक का निकालना है, तो एक फलक के लिए यहाँ लिख दो, घन के एक फलक के लिए वैद्युत फ्लक्स का मान बराबर, वैद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, फाई बराबर 11.29 गुणे 10 पे घात 5 बटे 6, क्योंकि घन के कुल 6 फलक होते हैं तो एक फलक में 1/6 हो जाएगा। अब भाग दे दोगे तो ये हो जाएगा 11.29 से 6 में भाग दोगे तो 11.29 भागे 6, 6 1 का 6, 6 5 11, दशमलव यहाँ आ गया 2, 6 8 48, 1.88 गुणे 10 पे घात 5 क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये आएगा। पहले पूरे घन के फलक को निकाल लिए, फलक के पूरे घन के लिए वैद्युत फ्लक्स का मान निकाल लिए, फिर उसके एक फलक का निकाल लिए, एक फलक के लिए 6 से भाग दे देंगे। नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए भाई, आपका ये घन है, ये घन है, इस घन में 6 फलक होते हैं। अब केवल कोई भी एक फलक का दिया कि यार ये वाला फलक निकाल के बताओ, ये वाले का।
अब इस वाले के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इस पूरे फलक के लिए 6 से भाग देना पड़ेगा ना। ये अगर Q है तो ये क्या हो जाएगा, Q/6 नहीं हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के, एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। बड़े अजीब टाइप की हिंदी लिखे रहते हैं इसमें एनसीईआरटी में। पता नहीं कौन से पहाड़ियों से ये लोग हिंदी सीख के आए हैं, कितना अजीब टाइप की बहुर्मुखी हिंदी पढ़ा रहे हो कि फिजिक्स पढ़ा रहे हो समझ नहीं आता है। बहुर्मुखी और क्या क्या सब बताने लगते हैं। चलिए और इसके बाद वाला देखते हैं। एक और देख लेते हैं, इसी का आगे का क्या है सवाल। 1.19 इसी का 1.19 क्वेश्चन है आपका 1.19 एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है 1.19 देख लीजिए। अब 1.19 ये कह रहा है कि 2 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गाउसी पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा। ये तो आसान है कि गौसीय तल के केंद्र पर आवेश है, तो जो दिया है वो लिखेंगे, फाई बराबर लिख देंगे। कहा है कि 2 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश, तो 2 माइक्रोकूलाम का मतलब Q बराबर मिला 2 माइक्रोकूलाम मतलब 2×10⁻⁶ कूलाम। Q मिल गया आपका। ε0 का मान हम जानते हैं 8.854 × 10⁻12 यही होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये होता है। और वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर पूछ रहा है। अच्छा, एनसीईआरटी अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। पता नहीं क्या समझने का मतलब ये कि ज़रा हर जगह 8.85 हम लोग लिखाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी नहीं 8.854 लिखोगे तभी आंसर आएगा। मैं परेशान हो गया इसको, एक दिन मैं लगाया आंसर कुछ अलग आ रहे थे, तो हम सोचे अब क्या है, बीच बीच में थोड़ा बकैती हो जानी चाहिए। तो अब जब लगाना शुरू किए तो 8.85 से मतलब एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहे थे, तो बच्चे का सर एक्यूरेट आंसर नहीं आ पा रहा है एक को। बाद में इसका हमको जानकारी हुआ कि ये अपने एक भाई को और जोड़ता है, 8.854 लेता है तब आंसर आता है। जैसे 1.17 वाला जो मैं लगवाया हूँ उसमें 8.85 रखा था, और आंसर देखो तो नहीं आया होगा, तब वो कुछ अलग दे रहा है, लेकिन अगर वही 4 रख दोगे तो वही आ जाएगा। तो उसके लिए घबराइए नहीं, सब सही है वो। तो 8.854 × 10⁻12 फाई पूछ रहा, वही फाई बराबर Q/ε0 करना है। Q/ε0 फाई इक्वल Q/ε0 कर देना है, और इसको अब आप लोग सॉल्व कर देना। वैल्यू तो रख लोगे ना, इसको सॉल्व करके हमको इसका आंसर आप चाहे लाइव चैट, चाहे कमेंट, चाहे व्हाट्सएप पर देंगे। इसका आंसर आप लोग देंगे हमको 1.19 वाले का। Q का मान आपको पता ही है कि 2×10⁻⁶, ε0 का मान 8.85 4×10⁻12। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा हमको यही बताएंगे। आप लोग बुक में भी मिला लीजिएगा तभी। तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद अब आप लोगों का न्यूमेरिकल, इससे बहुत टफ न्यूमेरिकल नहीं आते, इसी टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा और न्यूमेरिकल लगाइएगा। नहीं आएगा तब हमसे पूछिएगा। कल मैं आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैद्युत धारिता, तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि। हाँ, ध्यान रहे कि बेटा लाइक ज़रूर कर दिया करो, जो नए बच्चे जुड़े हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। ओके, ठीक है, शुभ रात्रि। सब लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।